बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के करेक्शन का रूल नंबर 22 करवाऊंगा। तो पहला सेंटेंस देखें, वाई यू वेंट देयर। अब ये वेंट सेकंड फॉर्म है और इससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन वाला फिक्रा है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म वाला फिक्रा होता है उसमें डिड इस्तेमाल करते हैं। वाई डिड यू। अब जब डिड आ गया तो यहाँ वेंट काट कर यहाँ पे गो हो जाएगा। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए। फिक्रा करेक्ट हो गया। अगला नंबर है, डू यू वांट टू नो हु एम आई। तो इस सेंटेंस के बारे में एक बात ध्यान में रखें कि जो भी सेंटेंस डू या डिड से शुरू हो और उसके अंदर नो का लफ्ज आ जाए, ये याद रखना, नो का लफ्ज आ जाए तो वो फिर सवालिया नहीं हो सकता। डू यू वांट टू नो हु एम आई की बजाय हु, ये एम काट के इधर लगा देना है। डू यू वांट टू नो, क्या तुम जानना चाहते हो, हु आई एम। अब अगर एम यहां हम रहने देते हैं तो ये सवालिया हो जाएगा, जबकि इसकी सवालिया फॉर्म हमने खत्म करनी है और ये क्वेश्चन मार्क भी खत्म हो जाएगा। डू यू वांट टू नो हु आई एम, हु एम आई की बजाय हु आई एम हो जाएगा। नंबर 3 है, बीइंग टू कोल्ड, बहुत ज्यादा सर्दी होने की वजह से। अब यहाँ पे मौसम का जिक्र किया गया है और जब भी मौसम का जिक्र किया जाए तो हमेशा फिक्रा इट से शुरू होता है। इट बीइंग का बी छोटा कर देना है। इट बीइंग टू कोल्ड, बहुत ज्यादा सर्दी होने की वजह से आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर ना जा सका। क्योंकि कोल्ड सर्दी है और सर्दी मौसम को बोलते हैं तो मौसम वाला फिक्रा हमेशा इट से शुरू होता है। क्रॉसिंग द रिवर, दरिया को पार करके। द सन अपीयर्ड फ्रॉम द क्लाउड्स, बादल, द सन जो है सूरज बादलों में से नजर आया। अब किसको नजर आया, इसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो एक बात ध्यान में रखें कि ऐसा फिक्रा जो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी से शुरू हो, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से शुरू हो, तो उसमें आपको इख्तियार है कि आई लगाएं, ही लगाएं, यू लगाएं, वी लगाएं, दे लगाएं, आपने सब्जेक्ट अपने पास से लगाना है। तो क्रॉसिंग द रिवर यहां हो जाएगा। और ऐसे सेंटेंस जो है ना वो व्हेन से स्टार्ट होते हैं। व्हेन वी, जब हमने क्रॉस्ड, ईडी लगा दे। व्हेन वी क्रॉस्ड द रिवर, जब हमने दरिया पार किया। द सन अपीयर्ड फ्रॉम द क्लाउड्स, तो सूरज हमें बादलों में से नजर आया। व्हेन वी क्रॉस्ड, क्रॉसिंग द रिवर को काट के व्हेन वी क्रॉस्ड, यहाँ पे आप दे भी लगा सकते हैं वी की जगह पे, कोई मुमानत नहीं है। नंबर 5 है, आई वांट दैट। वांट और विश, इंग्लिश के दो ऐसे लफ्ज हैं, वांट और विश, जिनके बाद दैट इस्तेमाल नहीं होता। डायरेक्टली ऑब्जेक्ट जो है ना वो इस्तेमाल होता है। आई सब्जेक्ट हो गया और यू हो गया ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। आई वांट, मैं चाहता हूं, यू तुमसे चाहता हूं, शुड भी कर जाएगा, टू कम हियर, कि तुम यहां आओ। आई वांट, मैं चाहता हूं, यू तुमसे, टू कम हेयर, शुड नहीं आएगा और दैट नहीं आएगा। याद रखिए वांट और विश के बाद कभी भी दैट इस्तेमाल नहीं होता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। गुड नाइट, जब आप किसी को शब्बा खैर कहते हैं तो उसको ये नहीं बोलते आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, कि मैं आपसे मिलकर बड़ा खुश हुआ। गुड नाइट उस वक्त बोला जाता है जब आप किसी को सोने के लिए खुदा हाफिज कहते हैं, क्योंकि सेंटेंस का अगला हिस्सा बता रहा है कि आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, कि मैं आपसे बहुत खुश हुआ। इसका मतलब ये है कि जिस आपने दोस्त से आप मिलने गए हैं वो सोया नहीं है, इसलिए गुड नाइट नहीं आएगा, गुड इवनिंग आएगा। यहाँ पे गुड इवनिंग, शाम का सलाम। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। गुड नाइट आता है जब आप किसी से मिलकर खुदा हाफिज कहकर आते हैं
और जब आप किसी को मिलने जाते हैं तो फिर गुड इवनिंग बोलते हैं। अगला नंबर 7 है आई कुड नॉट बट लाफ। आई कुड नॉट हेल्प, बट काट दें, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बगैर ना रह सका। कैन नॉट हेल्प और कुड नॉट हेल्प का इस्तेमाल है। हेल्प बतौर वर्ब भी इस्तेमाल होता है और बतौर प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल होता है, इस वजह से लाफ के साथ आईएनजी आ गई। याद रखें टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, सिवाय चंद एक लफ्जों को छोड़ के, जैसे विद द व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू वगैरह वगैरह। तो ये हेल्प भी क्योंकि प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, इसलिए लाफ की बजाय लाफिंग आ गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन टू के अलावा कोई भी प्रेपोजिशन है, इन है, आउट है, विद है, अवे, फ्रॉम, इनटू, तो उनके बाद आईएनजी का आना जरूरी है। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बगैर ना रह सका। नंबर 8 है आई ऑलवेज हैव। आई ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज शैल बी। तो अब ये देखें ना, इसकी एक मिसाल ले लें कि जैसे दो भाई हैं, तो दो भाई हैं, तो दो भाइयों के लिए जाहिर है जब आपने शादी करनी है तो उनके लिए दो ही बीवियां चाहिए, इसलिए अब ये शैल की बीवी तो होगी बी। तो ये हैव की किधर गई? तो हैव की जो है ये हम यहां से बी पहली फॉर्म, वाज वर जो है ये सेकंड हो गई और बिन हो गई थर्ड। तो आई ऑलवेज हैव, क्योंकि हैव के बाद हमेशा बिन थर्ड फॉर्म आती है, तो इसके साथ ये इसकी बीवी के तौर पर बिन लग गया। ये बी जो है फर्स्ट फॉर्म हो गई, वाज वर सेकंड और बिन थर्ड हो गई। सॉरी, आई ऑलवेज हैव बिन एंड ऑलवेज शैल बी योर फ्रेंड, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहा हूं और हमेशा रहूंगा भी। नंबर आगे 9 है ही लॉस्ट हिज वे, उसने अपना रास्ता खो दिया, वो रास्ता भूल गया। इन द वुड, अब वुड बेजान चीज है और बेजान से के बाद जो है ना वो अपना विच आता है। विच बेजान के लिए इस्तेमाल होता है और हु जो है जानदार के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम यहाँ विच काट के हु लगाते हैं तो आई के हिसाब से तो हु ठीक है, लेकिन वुड चूंकि बेजान है और बेजान से पहले के बाद में आपको विच लगाना चाहिए। अब इन दोनों के दरमियान झगड़ा है, जो आई है वो कहता है कि मेरे से पहले हु लगाएं, जबकि वुड ये बेजान है लकड़ी या जंगल, तो ये कहता है कि मेरे बाद विच लगाएं। तो कोई ऐसा लफ्ज दोनों के लिए इस्तेमाल करें जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो, यानी आई जानदार के लिए भी और वुड बेजान के लिए भी। तो ऐसा लफ्ज विच काट के आप एज लगा दें। एज जानदार और बेजान दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि विच बेजान के लिए इस्तेमाल होता है और जो हु है वो जानदार के लिए इस्तेमाल होता है। तो आई कहता है कि मेरे से पहले आप हु लगाएं, जबकि वुड कहता है कि मेरे बाद आप विच लगाएं। तो इसलिए ये विच काट के एज लगा दिया, जो कि जानदार और बेजान दोनों के लिए काबिल कबूल है। नंबर आगे 10 है ही प्रेफर टू बी पुअर एंड ऑनेस्ट। प्रेफर, प्रेफर तरजीह देना। प्रेफर और प्रेफरेबल ये दो ऐसे अल्फाज हैं जिनके बाद कभी भी कहीं पे भी देन इस्तेमाल नहीं होता। ये याद रखना, प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद कभी भी देन इस्तेमाल नहीं होता। आई प्रेफर टू बी पुअर एंड ऑनेस्ट, मैं गरीब और ईमानदार होने को तरजीह देता हूं। टू बीइंग होने की वजह से, रिच एंड बेस कमीना और अमीर होने की निस्बत मैं गरीब और ईमानदार होने को तरजीह देता हूं। उम्मीद है आपको करेक्शन का ये सेट नंबर समझ आया होगा। थैंक यू।